ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं तुझसे बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ इसी ये सिलेबस ऑफ फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए। बट याद रहे, ये क्लास 12th के लिए है और फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है क्लास 12th में जो भी आपको पढ़ना है, मैं हर एक चैप्टर्स को, हर एक टॉपिक को बताने वाला हूँ यूनिट वाइज। इससे देखने के बाद घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ही तुझे बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ओके, इट्स ऑलराइट। 12th का फिजिक्स के चैप्टर की मैं बातें करूँ तो जितना सारा भी चैप्टर है 12th में, वो अपने आप में नो डाउट कुछ ना कुछ यूनिक है और कुछ ना कुछ अलग है। और हर एक चैप्टर में एक्स्ट्रा डीपली, यानी कि जो अपने 11th में पढ़ा था या फिर जो आपका बेसिक्स है, उससे थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करना है। बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो 11th से हट के है, या फिर मैं यूं तुझसे कहूं तो उसका ही बड़ा रूप देखने को मिलेगा क्लास 12th में इसी फिजिक्स के सिलेबस के अंतर्गत। क्लियर हो गया? ये तो मैंने कुछ आपको आइडियाज दे दिए हैं। अब समय आ गया है कि इसी चैप्टर को डिटेल में मैं तुझसे बताऊं कि क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आता है यूनिट 1 है। याद रहे, यूनिट की मैं बातें कर रहा हूं। जैसे कैसे है, कोई भी चीज है या फिर किसी शहर का नाम है और उसी शहर में ही कैसे छोटे छोटे शहर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट ये यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कुछ भी मैं तुझसे बताऊंगा चार्ज के बारे में, एक बात तो तय है और एक बात तो क्लियर है, और वो बात ये है स्टूडेंट कि इसमें जो चार्ज है वो रेस्ट में रहेगा, मूविंग नहीं करेगा। कहां रहेगा? तो रेस्ट में। चार्जेस इज प्लेस्ड इन रेस्ट। ये हुई पहली कॉन्सेप्ट इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। यूनिट फर्स्ट है, यानी कि ये टॉपिक्स है आपका, ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक्स है। और इस टॉपिक्स के अंतर्गत ये सारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट कहेगा इसे क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर ही तो है। हाँ, बिल्कुल चैप्टर ही है, बट जैसे कैसे होता है, बड़ा चीज है और अगर बड़े चीजों को हासिल करना है तो छोटे छोटे चीजों से गुजरनी होगी। जैसे कि किसी फ्लोर का टॉप पे पहुंचना है तो आपको उसके लोअर फ्लोर से तो गुजरना होगा ना जी। फर्स्ट फ्लोर, जैसे 10th फ्लोर पे जाना तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक उसी प्रकार से एंड फाइनली 10th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक उसी प्रकार से ये पूरे के पूरे हेड है। अगर मान लें इसको, तो इसके अंतर्गत में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। अगर टीचर्स लोग पढ़ाया कैसे जाता है, मैं अभी नहीं ये सारे चैप्टर्स को बता रहा हूं, मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आखिरकार चैप्टर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में मैं चाहूं तो ये 1, 2 ही चैप्टर लिखाऊं और ये यूनिट सेकंड में आ गया। बट मैं चाहूं तो ये 1, 2 चैप्टर ना बना करके मैं चाहूं तो 3 और 4 चैप्टर्स भी बना सकता हूं। ये आपके हाथ में है। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने जितना आसान आपके लिए बना सकता था या फिर हो सकता था, जो बुक्स में भी दिए गए हैं, उतना आसान से मैंने आपके लिए यहाँ पे पेश किया है, रखा है, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का मुश्किलें ना हो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि यूनिट फर्स्ट, यानी कि टॉपिक हमारा फर्स्ट है। हाँ, पता है चैप्टर से, बट हमने इसे बड़ा हेड मान के यूनिट फर्स्ट है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत में जो पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या हुआ मैं तुझसे बताऊंगा ये चार्जेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बताऊं कि जिस चैप्टर के ऊपर मैं 3 स्टार मार्क लगाऊंगा वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उस चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि आपको बार बार रिवाइज भी करना है और यहाँ पे
टेप रखना, रिकॉल करते रहना है। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने उस पर 3 स्टार लगा। बट जिसपे मैं 2 स्टार लगाता हूँ वो चैप्टर उससे थोड़ा सा कम मायने रखेगा, और जिसपे सिंगल स्टार लगाऊंगा वो चैप्टर उससे भी कम मायने रखेगा। यानी कि आप उस पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। बट याद रहे, ये जो स्टार के अनुसार मैं मार्किंग तो कर रहा हूं, बट ये तब काम देगा जब आपका एग्जामिनेशन नजदीक हो या फिर कंपटीशन आपका नजदीक हो। अदरवाइज पढ़ना तो हर एक चैप्टर को बराबर है, इक्वली है, हर एक के लिए इक्वल ही समय देना है, हर एक के लिए इक्वल ही टाइम देना। बट याद रहे, जिसमें मैंने 3 स्टार का मार्किंग किया हुआ है वो चैप्टर खास है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दोगे। तुम लोग तो सुन ही रहे हो, जरा से भी बोल नहीं। एनीवेज, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पे तुझे पकड़ बनाने की आवश्यकता है और इस पे कुछ खास ही मेहनत करना। ये इसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, इसमें गॉसेस थ्योरम है, गॉस का परिमेय वगैरह ये सब आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मूविंग चार्जेस, जैसे इनफाइनाइटली जब इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टर है तब आप कैसे डील कीजिएगा? तब वो करंट मूव कर रहा तो उसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर उसका अमाउंट क्या होगा करंट का या फिर चार्जेस का, उसके बारे में जानना है। किसी ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का बहुत सारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम वगैरह सब भी दिए गए हैं। तो बहुत सारे जब चार्ज को एक साथ रखेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जो सेकंड चैप्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। 3 बार बोल देता है तो मन को तसल्ली मिल जाता है। वैसे 5 टर्म्स इज आल्सो तो बेटर रहता है, नो प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रो जो सेकंड चैप्टर है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ही आता है, उसका नाम है, क्या नाम है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब आप 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। बट इसमें कुछ क्या खास है? हाँ, जरूर खास है। इसमें जो एनालिसिस करना है वो आपको कुछ नेक्स्ट लेवल के, यानी कुछ डिटेल में जाना है रेजिस्टर के बारे में, कि किस प्रकार से कंबाइन किया जाए 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट लाइक दैट। बट कुछ खास ही है इसमें, पोटेंशियोमीटर वगैरह ये सब भी दिए गए हैं। अगर मैं तुझसे कहूं तो क्या होगा? माइक में ज्यादा सुन रहा है? इट्स ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो इसमें अगर मैं तुझसे कहूं तो मैं इसे सेकंड स्टार ही देना पसंद करूंगा। याद है, अगर टाइम तो रहता है पूरे साल भर का, तो आपको पढ़ना हर एक चैप्टर को जबरदस्त तरीके से है। बट किसे सबसे ज्यादा मायने रखें, वैल्यूएबल सब्जेक्ट, वो आपको स्टार मार्क के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आता है? क्योंकि तुम ना समझने, यानी कि तुम समझदार हो, इसीलिए तुमको समझ में आ रहा है। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अब जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आखिरकार ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं तुझसे बताऊं, हर एक कोई बाकी है, इसके रूप से नस से परे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इस इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट इसमें क्या खास है? ऑफ कोर्स है, जैसे कि आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर 3 आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई और कैटेगरी नहीं है। और इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत में आपको जानना है कि बहुत सारे ग्राफ वगैरह ये सब भी दिए गए हैं कि जब हमारा वोल्टेज ये रहेगा तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, या फिर
एडी करंट वगैरह सब दिया हुआ है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट जो अपने 10th में पढ़ा, जो जानकारियां लिया था, जो भी कॉन्सेप्ट या फिर कुछ बेसिक्स चीजें आप 11th में सीखोगे, बट ये जो 12th है इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इसीलिए पता चलने गया होगा कि हाउ मेनी स्टार आई एम गोइंग टू डिनोट से, तो 3 स्टार्स। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक यूनिट 3 में प्रोसीड कर चुके हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट तो है लेकिन कैसा इफेक्ट है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो भी किसका? तो करंट का। करंट जो है वो अपना प्रॉपर्टी को शो करना चाहता है, बट याद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना चाहता है, वो वोल्टेज या फिर कितना पावर सप्लाई कर सकता है, ऐसा वाला नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसके पास कितना मात्रा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? जैसे अपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह सब का नाम सुना होगा, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वही कि अगर मैं तुझसे कहूं तो इस हेडिंग का कहने का अर्थ होता है स्टूडेंट कि करंट के मदद से, आखिरकार करंट के मदद से मैग्नेट को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे जनरेट किया जाए, यही मैं तुझसे कह रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और इसके अंतर्गत मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्जेस मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिज्म का क्या इफेक्ट रहेगा? यानी कि चार्ज रेस्ट में नहीं है, सर मूव कर रहा है, मूविंग चार्जेस नाम ही है। तो जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेट जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। और जब कोई भी हम लोग एक स्ट्रेट वायर में से करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, सबूत है, कंपास का नीडल रिमूव कर जाएगा। दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, बट मैं 2 ही स्टार लगाऊंगा इसको। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में देखो। मैग्नेटिज्म और जो मैटर है, अगर इसके बारे में तुझसे कहूं तो फेरोमैग्नेट क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको केमिस्ट्री वाला टीचर होंगे तो आपको इसमें जानकारी देंगे, बट बेसिक सी चीजें हैं उसको जानना ही चाहिए। बट मैं फिर भी 2 ही स्टार लगाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आता है जी? क्योंकि तुम समझदार हो इसलिए तो समझ में आता है, सिंपल सी तो बात है। एक व्यक्ति आया, कहा कि यू आर गुड बिकॉज यू आर गुड। तुमने कहा यह क्या बात हुआ? तो कहता है यही बात हुआ। तो कैसे? तो सही बात की है, तुम अच्छे हो क्योंकि तुम अच्छे हो। आज भी याद है मुझे, सही बोलता था। एनीवे, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है वो कंप्लीट हो गया। पता नहीं क्या मजा था मैंने इसको। अब ठीक है, तो अब ये हमने जाना। तो आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट 3 आप इसे लिखेंगे और मैं इसे मिटा दूंगा। फिर यूनिट 4 में 5 में आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लिखिए, स्क्रीनशॉट मारना है, जो करना है सो कर, बट एक बार देख लेना है इसी को मुस्कुराते हुए और लिख लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, इट्स ऑल राइट। आई होप आपने जो मैंने कहा यूनिट 3 तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि लिख लिया होगा। अब 12th का जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूनिट 4 की ओर प्रोसीड कर चुके हैं, जिसमें मैं तुझसे बताने वाला हूँ आगे का लेसन्स, आगे का टॉपिक, आगे का यूनिट कि क्या क्या पढ़ना, आपको क्या क्या चीज के बारे में जानकारी लेना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आओ चलो देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। पहला यानी कि द फर्स्ट 4th यूनिट, यानी कि पहला से चौथा 4th यूनिट
जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ये हमारा यूनिट का नाम है और इसी यूनिट के अंतर्गत में आता है। जो हमारा यूनिट है उसको कुछ इस प्रकार से राउंड अप कर देते हैं जी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे और जरा सा भी तकलीफ कष्ट ना हो। क्योंकि मैं हूं ही कष्ट को दूर करने के लिए, तो काहे कष्ट को करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फैराडेज का नियम है, फैराडेज लॉ, जो आपको बताया जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन है और सेल्फ इंडक्शन कैसे करेगा उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी लेना है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो, बट मैं 2 स्टार मार्किंग लगाऊंगा। पढ़ना है चैप्टर के इक्वल, हर एक के ऊपर इक्वल, हर एक के ऊपर उतना ही कमांड कर। बट याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि वैसा कोई चैप्टर जिसपे एग्जामिनेशन से पहले या फिर बड़ा बड़ा कंपटीशन जैसे आईआईटी वगैरह सब शामिल होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप नीट के लिए है कि आईआईटी के लिए इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। इंजीनियरिंग में है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है, इसीलिए हार्ड चैप्टर को ही सिलेक्ट किया जाएगा। बट अगर नीट के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा तो फिर जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कम हो वैसे चैप्टर को ही सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मैग्नेटिशियन, ये सारा चैप्टर नीट में आता है इसे क्वेश्चन, और लाइट से भी रहता है, यानी कि ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन दिया जाता है। किसमें? नीट में। फिजिक्स के रहता है ना, मैं उसी की मैं बातें कर, ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? नेक्स्ट है, आओ आगे देखते हैं इस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में यदि मैं तुझसे कहूं, इसमें आपको जानना है एडी करंट के बारे में। हाँ, वहां पे भी करंट के अंतर्गत में, बट इसमें एडी करंट के कुछ सर्किट वगैरह, सीरीज वगैरह इस सब उसके बारे में भी जानकारी लेना। इस अल्टरनेट कुछ ग्राफ है कि जब ग्राफ हमारा 50 हर्ट्ज होगा या फिर जो भी हो, तो किस प्रकार से ग्राफ अप एंड डाउन होगा, यानी कि एवं होगा एक्सिस से या फिर लोअर होगा, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, वही आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। डोंट वरी, रिलैक्स। सच में मैं डील करूंगा ये सारे चैप्टर्स को और काफी आसान भाषा में ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझिएगा। क्लियर होता है? ये अल्टरनेटिंग करंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यदि मैं तुझसे कहूं तो सबसे पहला तो यही जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, या फिर डिफरेंट ये वेव्स के बारे में जानना है, जैसे गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड एक्सेट्रा। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे। 12th के लिए फिजिक्स का पोर्शन है, जब मैं कवर करूंगा तो हर एक चीज लिखाऊंगा, समझाऊंगा भी और आपका नोट्स भी तैयारी करवाते जाऊंगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्योंकि 12th में पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी जो चाहिए वो डिटेल में चाहिए। क्यों? क्योंकि 12th के बाद ही ना कंपटीशन में बैठते हो, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर होनी चाहिए। बट इसके बारे में तो क्या तो कुछ थोड़ा सा बोरियत जैसा लगेगा ये चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स अपने आप में एकदम काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सच में, ट्रस्ट में। लाइट वगैरह सब के बारे में, बट ऑप्टिक्स में भी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, बट मैं रे ऑप्टिक्स की मैं बातें करूं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले ये रे ऑप्टिक्स में मैं तुझे बताऊंगा रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंस के बारे में,
ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। अपरेंट, डेप्थ, ये सब क्या होते हैं वही मैं तुझसे कहूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। क्लियर होगा? तो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बी सीरियस, बी केयरफुल। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वही हो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जिसकी मदद से जो साइंटिस्ट लोग होते हैं आसानी से बहुत कई लाइट ईयर्स दूर तारे भी होते हैं या फिर कुछ कई हजार किलोमीटर दूर तारे को भी बैठे बैठे देख पाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ये माइक्रोस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप की मदद से। क्लियर होता है? क्लियर होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये वेव ऑप्टिक्स को, ये रे ऑप्टिक्स इसलिए आसान है ना क्योंकि आप बचपन से इसके बारे में जान रहे हैं जी। और रे ऑप्टिक्स में आपको कुछ खास चीजें जो फेनोमेना हमारे आसपास हो रहा है वो आपको समझाया जाएगा। तो कुछ रे ऑप्टिक्स की मदद से समझाया जाता है और कुछ वेव ऑप्टिक्स की मदद से समझाया जाता है। इसीलिए इस पूरे ऑप्टिक्स को दो पोर्शन में हमने बांटा जाता है। मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूं आपको कि ऐसा ऐसा होता है। दैट्स सिंपल। जैसे पोलराइजेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। जो 12th का फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी अक्सर कंपटीशन में प्रश्न रहता है, इसलिए मैंने 3 रेटिंग्स यानी कि 3 मार्क को दिया है। क्लियर? यदि आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको टेक्स्ट करके रिप्लाई कर ही। क्लियर है? डोंट वरी, रिलैक्स। मैं सिर्फ आपको एक झलक दे रहा हूं कि आपको ये पढ़ना है, ये जानकारी लेना है, इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं क्या करूंगा, और आसान बनाने के लिए उस चैप्टर को भी मैं तोड़ डालूंगा आसान बनाने के लिए। जो करना पड़े वो मैं करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समय है इसीलिए हर एक को बराबर पकड़वाना। बट मैंने कहा खास तो स्टार मार्क के अनुसार सबको बता दें। इतनी सारे चैप्टर्स को आप लिखेंगे, 10 चैप्टर तक कंप्लीट हुआ यानी कि यूनिट 6। और मैं फिर आगे दिखाता हूं, जब तक ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी पर। क्लियर होता तो फिर आगे मैं लिख सकता हूं। क्यों? अब चूंकि आपने ये सारे यूनिट को, सारे चैप्टर्स को देख लिया है, तो अब समय आ गया कि नेक्स्ट यूनिट की ओर मूव किया जाए, यानी कि प्रस्थान किया जाए। यानी कि यूनिट 7 में नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें चैप्टर 11 हो गया। यूनिट इज द 7 पर चैप्टर 11 में प्रोसीड कर चुके हैं, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें कुछ आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा। कुछ रिलेशन हो उसके बारे में, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में बता। आखिरकार ये होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जो एनर्जी का जो रिलेशन दिया गया आइंस्टाइन के द्वारा, आइंस्टाइन सर के द्वारा, उनके बारे में जानकारी लें, जो कि लाइट के बारे में बहुत बड़ी बातें कह के चले गए। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन ये कितना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं ये सेकंड स्टार मार्क ही करूंगा। एटम्स एंड यूनिट इज द एट इन विच द टॉपिक इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड द चैप्टर इज एटम्स। 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है एटम्स, इस एटम्स के बारे में बताया है, उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो कैसे किया गया, या फिर रदरफोर्ड मॉडल जो निकाले उसके बारे में जानना, बोर्स मॉडल, जो भी डिटेल में आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। तो आपको जानकारी ये एटम्स के बारे में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से ये केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसीलिए जो टीचर्स लोग होते हैं वो इन सारी चैप्टर्स को, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को पीछे कवर अप करते हैं। और मैंने भी लास्ट में ही लिखा
क्योंकि यहाँ तक सफर तय करते करते आपका जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, पोर्शन होता है, वो सर काफी अच्छे से पढ़ा चुके होते हैं आप लोगों को कि आप इसे आसानी से समझिए, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई है वो केमिस्ट्री का ही तो है, एक रूप है, एक झलक ही तो है। तो कितना आसान रहेगा, कितनी अच्छी बात है जब आप केमिस्ट्री को पहले से ही और आसान भाषा में सीखे हुए, क्योंकि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला, न्यूक्लियाई के बारे में या फिर न्यूक्लियस के बारे में तो सब, तो फिर समय वही बात, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है या फिर न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, इन सारी बातों को आपको जानकारी दिया जाए जब मैं ही जब न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियस चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। तो इंपॉर्टेंट कितना, तो ओनली 2 स्टार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारा है जिन्होंने अपना अपना तर्क दिया, बहुत सारा से, जैसे जर्मन ने भी कुछ दिया इसी न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो इस पे कवर करने की जरूरत है, और इनफैक्ट हर एक को जानकारी होनी चाहिए, इतना बहुत तो होना ही चाहिए। पी इंजेक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या है, इन सारी बातों को चर्चा होगा इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। मटेरियल्स में कुछ डिवाइसेस और कुछ सर्किट है जिसे कैसे बनाया जाए या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह, ये सब का भी चर्चा होगा इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंतर्गत। क्लियर होता है कौन सा? क्लियर। तो जानकारी तो होनी ही चाहिए, इनफैक्ट हर एक को इस चैप्टर के बारे में जानकारी इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि अगर सपोज दैट आपके घरों में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ, शॉर्ट सर्किट होता है, आप उसे खोल करके देख पाए, समझ पाए सारा सर्किट को, आपको जानकारी रहेगी तभी ना। तो फिर तो बस कुछ यही था आपका ये सिलेबस ऑफ फिजिक्स जो कि 12th क्लास का था। जितना भी पोर्शन था मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, मैंने हर एक चैप्टर्स को लिखा दिया, टॉपिक्स को लिखा दिया, यूनिट वाइज बता दिया, कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो ही बता दिया। अब क्या करना, अब तो बस एक ही चीज बचा है कि हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा जाए, नोट्स तैयारी करवाया जाए आपको। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? बस के लिए बस सिलेबस ऑफ फिजिक्स ही मैं रखता हूं, आगे भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट बातें करेंगे। तब तक के लिए आपसे इतना ही गुजारिश है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहना है, टेंशन नहीं लेना, आराम से पूरे साल है आपके पास तो आराम से पढ़ सकते हैं। रफ्तार पकड़ लीजिए, रफ्तार बढ़ा सकते हैं आप अपने अनुसार, जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। When you are ready, then no one is going to stop you. आपको कोई भी रोकने वाला नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके।